हुआ मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जी फॉर खरीदा। अब खुदा खुदा करके हुकूमत साजी तो हो गई है। जो अगला मरहला है वो पार्लियामान का होगा, जहां पर वजारत उस्मा के उम्मीदवार आपस में मुकाबला करेंगे कि पाकिस्तान का अगला वजीर आजम कौन होगा। जिसको मिलेंगे सबसे ज्यादा वोट वही बनेगा पाकिस्तान का अगला वजीर आजम। फिर उसके बाद मरहला होगा वजीर आजम के हलफ उठाने का। उसके बाद वजीर आजम अपनी काबीना तश्कील देंगे। तो ये सिर्फ अगले चंद दिनों की जो है वो कहानी लगती है, जिसमें ये सारे मराहिल तय हो जाएंगे। लेकिन जब हुकूमत साजी हो जाएगी तो जो चैलेंज सबसे पहला इंतजार कर रहा होगा नए वजीर आजम का और नई हुकूमत का, वो मईशत का चैलेंज होगा। कौन हो सकते हैं मुमकिन तौर पे नए वजीर खजाना, किसको होना चाहिए, और जो पाकिस्तान के बड़े बड़े चैलेंजेस हैं मईशत को दरपेश, उनसे निमटना कैसे चाहिए नए वजीर आजम को और उनकी काबीना को। इसी मामले पे आज प्रोग्राम में डिबेट जनरेट करेंगे। मेरे साथ माहिर मुआशियात मौजूद होंगे, इकोनॉमिस्ट होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे जो कि इकोनॉमिक फील्ड के हैं। उनसे हम जानेंगे कि पाकिस्तान के इस वक्त इकोनॉमिक एलिमेंट्स क्या हैं और उनका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं अशफाक तोला साहब, माहिर मईशत हैं और साबिका हुकूमत में एडवाइजर भी रह चुके हैं मुआशी उमूर के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम अशफाक तोला साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। अब चूंकि हुकूमत साजी का जो एक कठिन मरहला है, पहला मरहला, वो तो मुकम्मल हो चुका है कि सियासी जमातों ने आपस में इत्तेहाद कर लिया है, फॉर्मूला बना लिया है पावर शेयरिंग का, या मिल के साथ बैठने का, कोalition का, पीडीएम 2.0। सबसे बड़ा चैलेंज मईशत का सबसे पहले, क्योंकि आगे चंद दिन का मामला है, वज़ीर आज़म भी हलफ उठा लेंगे, काबीना भी सामने आ जाएगी। मईशत सबसे बड़ा चैलेंज है, बट मईशत के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज जिस पर सबसे पहले फोकस होना चाहिए और आईएमएफ का प्लान भी हासिल करना है, क्या तरजीह होने चाहिए अपकमिंग गवर्नमेंट की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच गरीदा। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको जो मईशत के जो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं, इसमें आपने जैसे खुद ही फरमा दिया कि आईएमएफ को किस तरीके से डील करना है। एक हमारा अभी ये रैपिड प्रोग्राम या इमरजेंसी प्रोग्राम चल रहा है जो कि एंड हो जाएगा इंशाल्लाह ये नई हुकूमत की फॉर्मेशन के बाद। उसके बाद फिर आपको एक एक्सटेंडेड फैसिलिटी आपसे इनकी निगोशिएट होगी जो अराउंड 6 से 7 अरब डॉलर की होगी। देखिए, इस वक्त हमारे पास कोई और बड़ा चैलेंज है या नहीं है, मगर आईएमएफ का नया प्रोग्राम ज़रूर चैलेंज है और उस प्रोग्राम की हमें ख़ास इसलिए ज़रूरत पड़ जाएगी क्योंकि अभी हमारी जो मेच्योरिटीज़ आ रही हैं डिफरेंट, देखिए कुछ तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होंगे, वो रोल ओवर हो जाते हैं। 4 से 5 बिलियन डॉलर की ऐसी पेमेंट्स होंगी जो ज़्यादातर मल्टीलेटरल एजेंसीज़ की होंगी, जिसमें कुछ ऐसी इश्यूज़ हैं जो मॉरिटोरियम हमने लिए थे कोविड में और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रैपिड फाइनेंसिंग वगैरह हमने ली थी, तो वो उनको हमने रिटर्न करनी है, वो रोल ओवर नहीं होते। तो उसके लिए आपको एक प्रोग्राम लेना पड़ेगा आईएमएफ से। अब आईएमएफ की जो कंडीशनैलिटीज़ होंगी वो हमें देखनी पड़ेंगी कि किस तरीके से हम उनसे निपट सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले साल भी जब हमने प्रोग्राम लिया था उनकी बड़ी कठिन शराइत थी जिस पे हमने भी मिनवन अमल किया था और इस केयर टेकर सेटअप को भी काफ़ी इस पे अमल करना पड़ा। मगर इस केयर टेकर सेटअप में हम चाहते तो काफ़ी चीज़ों का हम लेवरेज ले सकते थे और काफ़ी बेहतरी ला सकते थे, तो मैं ये समझता हूँ कि 6 साढ़े 6 महीने मेरा ख्याल है हमने ज़ाया कर दिए। इस वक्त अगर मैं देखूँ तो गवर्नमेंट ने 2 बिलियन डॉलर मार्केट से बाई किए हैं, जिसकी वजह से डॉलर को तकरीबन 30 रुपये इस वक्त मार्केट में महंगा है। ये डॉलर मेरे हिसाब से और करेंसी वैल्यूएशन के हिसाब से 250 रुपये से ऊपर नहीं होना चाहिए। उसकी वजह से जो महंगाई हुई है, अब हमें ये ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा कि क्या हम डॉलर के म्यार को इसी हद तक रखना चाह रहे हैं या हम उसको रियल वैल्यू एडजस्टमेंट करना चाह रहे हैं। एक तो सबसे बड़ा ये चैलेंज होगा, आईएमएफ के प्रोग्राम में रहते हुए हम ये नहीं कर सकेंगे और हमें 20 या 30 रुपये डॉलर महंगा करना पड़ेगा। और अगर हम डॉलर को महंगा रखेंगे तो उसकी वजह से हमारा कोई 4 से 5% का इन्फ्लेशन जो है ना वो बरकरार रहेगा, जिसको हम कम कर सकते हैं। अगर हम 5% इन्फ्लेशन कम करते हैं तो मैं ये समझ सकता हूँ कि आपको कम से कम 2000 अरब का फिस्कल डेफिसिट कम हो सकता है। तो ये चैलेंजेस हैं और मैं ये नहीं समझता कि कोई ऐसा एडवेंचर हमें करना चाहिए कि जहाँ पर हम किसी ऐसे वजीर ख़जाना को लेके आएँ
जिनकी या तो माशत पे ग्रिप ना हो या वो डिसीजन मेकिंग ना कर सकें, या सबसे बड़ा मसला है कि जिन्होंने सिर्फ आईएमएफ की खुशनुदी हासिल करनी हो, आवाम की ना करनी हो। टेक्नोक्रेट मैं समझता हूँ इस मरतबा आपको नहीं चलेगा, आपको कोई भी हो सियासतदान लाना पड़ेगा। मैं समझता हूँ अच्छा। जैसे न्यूज़ में भी आ रहा हुआ है आपको कि जी डार साहब इज़ अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, मैं समझता हूँ उनको आना चाहिए। और उनको मैं ये बेहतर समझता हूँ कि अगर कोशिश ये की जाए कि इनको एज ए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ला के इकॉनमी के तमाम विंग्स इनके हवाले किए जाएँ, और नीचे को फाइनेंस मिनिस्टर, भले फिर आप टेक्नोक्रेट ला सकते हैं, तो उनके नीचे आप कॉमर्स, इंडस्ट्री, आईटी और बाकी जितने भी जो आपकी इकॉनमी से रिलेटेड हैं, ये सब चीज़ें आप उनके अंडर दें और फिर उनको आप पॉलिसी पे काम करने दें। मैं समझता हूँ ये सबसे बेहतरीन सोल्यूशन होगा। अच्छा, आप समझते हैं कि इसहाक डार साहब को डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बना के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के ओहदे की जरूरत क्यों पेश आएगी? वजीर खजाना खुद एक बड़ा ताकतवर, बड़ा एक पावरफुल पोर्टफोलियो होता है, तो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की जरूरत आपके नजदीक क्यों पड़ेगी देखिए, इस वक्त? वजीर ख़जाना, मैं ख़ुद हुकूमत में रहा हूँ, वजीर ख़जाना अपने मकासद तक तो बिल्कुल ठीक रहता है, ख़जाने की हद तक। मगर जब इंटर रिलेटेड काम पड़ते हैं, कॉमर्स से अगर कोई पॉलिसी आपने बनानी है कि एक्सपोर्ट ये होना चाहिए या इम्पोर्ट ये होना चाहिए, या आप प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे होते हैं, या हम इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ की बात कर रहे होते हैं, तो वो वहाँ पर मेरा ख्याल है एक हद तक बेबस हो जाता है। उसकी सह बहुत बड़ी होती है। मगर अगर आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना के एक शख्स के हवाले इकॉनमी को करेंगे और उसके नीचे आप 6-7 टेक्नोक्रेट दे दें या अच्छे पॉलिटिकल मिनिस्टर्स दे दें, तो मैं समझता हूँ ये काम ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप ये कहेंगे कि ईसीसी तो मौजूद है, उस फोरम को क्यों यूज़ ना करें? उसमें डाइवर्जेंट व्यू हो सकते हैं, मगर अगर एक फिगर हेड होता है तो मैं समझता हूँ ये आसानी हो जाती है। और प्राइम मिनिस्टर को उस वक्त जो चैलेंजेस और भी मौजूद होंगे, शहबाज शरीफ साहब उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से निपट सकेंगे अगर एक इनके अंडर एक या दो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो, जो कि इनके मसाइल के हल के लिए काफ़ी इनको हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। आपने एसआईएफसी का जिक्र भी किया, सो एसआईएफसी की कंट्रीब्यूशन आप क्या देखते हैं, या उसका एक प्रोस्पेक्ट आप क्या देखते हैं अभी जो अगले 5 साल की हुकूमत बनेगी? क्या एसआईएफसी मौशी चैलेंजेस से निमट सकती है इन क्लोज कोलैबोरेशन एंड क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द फाइनेंस मिनिस्टर? देखें, SIFC वॉज आवर ब्रेन चाइल्ड इन जुलाई 2023, और मैं ये समझता हूँ कि अगर उस वक्त कोई वक्त मिल जाता और या तो पहले अगर हम कंसीव कर लेते तो आज मुल्क मेरा ख्याल है 1 से 1.5% GDP आपका फ़र्क पड़ जाता, क्योंकि उसका जो बेसिक फोकस जो 4 इंडस्ट्रीज़ पे था, सबसे पहले एग्रीकल्चर पे था, जो 9.1 मिलियन हेक्टर लैंड को वो कल्टीवेट करना चाह रहे थे। तो वो अगर मेरा ख्याल है थोड़ी सी सुस्त रवि हो गई है हमारी केयर टेकर सेटअप में आके, तो मेरा ख्याल है ये उसको परफॉर्म करने के लिए उसको बहुत ही इफ़ेक्टिव रोल SIFC को प्ले करना पड़ेगा। और वो सबसे ज़्यादा अगर वो रोल प्ले कर सकते हैं वो तो 2 सेक्टर में करेंगे, एक IT की एक्सपोर्ट्स में और दूसरा आपका एग्रीकल्चर में। अगर 33% मोर कल्टिवेबल लैंड को वो ला सकते हैं, अगर वीट पे, राइस पे, मेज़ पे अगर हम और लाइव स्टॉक पे अगर हम तवज्जो देते हैं, तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कैलकुलेशन के बेसिस पे हमारे बेस्ट एस्टिमेट्स हैं, ये कहते हैं कि आप करंट अकाउंट डेफिसिट की सूरत से निकल के करंट अकाउंट सरप्लस की सूरत में आ सकते हैं। क्योंकि वीट आप जो इंपोर्ट करते हैं वो मेरा ख्याल है बिल्कुल आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। राइस जिस वैल्यू पे आप इस वक्त एक्सपोर्ट कर रहे हैं उससे आप कहीं ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कॉटन अल्लाह ताला ने इस मरतबा अच्छी दी है, तो कॉटन हमारी रिक्वायरमेंट जो हम पहले इंपोर्ट करते थे उस हद तक हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, जहाँ तक कि हमारे जो कोर्सर काउंट थे, यानी जो मोटा काउंट होता है, हाँ फाइनल काउंट हमारे यहाँ इतना नहीं होता, तो वो हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो मैं ये समझता हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि पाम ऑयल के रिप्लेसमेंट में हमें ये आपको जो बाकी चीज़ें हैं वो उनको सोयाबीन सीड है या कॉटन सीड है उसकी एक्सट्रैक्शन या मस्टर्ड सीड है, उनको आपको सही मानों में प्लांटेशन करके उनसे बेनिफिट लेना पड़ेगा। आप टैक्स रिफॉर्म्स लेके आए हैं, रिपोर्ट तैयार पड़ी हुई है, 6 महीने कुछ काम नहीं किया गया, सिर्फ ज़बानी जमा खर्च हैं। और ये जो SIFC ने अभी भी जो इनका जो स्ट्रक्चर अप्रूव किया है, मैं समझता हूँ उसको रिविजिट करनी पड़ेगी, वरना पाकिस्तान का जो इस वक्त स्ट्रक्चर है FBR का वो तबाह हो जाएगा। और इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। ये तो आप एग्री एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं ना, इसके अलावा जनरली अगर एक्सपोर्ट सेक्टर की बात की जाए, खासतौर पर टेक्सटाइल सेक्टर की जो एक्सपोर्ट है और दीगर एक्सपोर्ट के मामलात, बिल्कुल कारोबार का जो है वो कहते हैं ना कि भट्टा बैठ गया है।
सो एक्सपोर्ट सेक्टर को किस तरह से वापस अपने पांव पे खड़ा किया जा सकता है, और बहुत मामलात हैं, रेवेन्यू जनरेशन के मामलात हैं, बट पहले जरा एक्सपोर्ट सेक्टर की रिवाइवल के हवाले से बात कर लीजिए। देखिए, एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा, मैंने आपको कहा ना कि इस वक्त जो एक्सपोर्ट का दुनिया में एक रिसेशन था, इस वजह से पाकिस्तान की भी एक रिसेशनरी हालत थी। तो ये हम नहीं कह सकते कि जी हम कोई बहुत इन आइसोलेशन है। टेक्सटाइल कंप्राइजेज ऑफ 62% ऑफ आवर एक्सपोर्ट्स। टेक्सटाइल, जब अमेरिकन कॉटन $1 की होती है तो $31 बिलियन आपकी टोटल एक्सपोर्ट हो जाती है। जब 80 सेंट पे आ जाती है, 84 सेंट पे आ जाती है, तो आपकी 27-28 बिलियन पे आती है। तो वो इंटरलिंक्ड है। आपको वैल्यू एडिशन करनी पड़ेगी। वैल्यू एडिशन के लिए देखें, आप खुद देखें कि बांग्लादेश इम्पोर्टेड कॉटन पे चल रहा है, और आप देखें 10 से 20% वैल्यू एडिशन करके वो अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा है, और उसको गवर्नमेंट की भी नो डाउट काफ़ी सपोर्ट मिल जाती है, तो एम्प्लॉयमेंट काफ़ी मिल जाती है, और रेवेन्यू स्पैनर भी हो गया है। तो इस तरीके से हमें भी टेक्सटाइल को वैल्यू एडिशन की तरफ लेके जाना पड़ेगा। लास्ट ईयर हमें थोड़ा सा इशू आया था कॉटन की वजह से, क्योंकि आपको एक कैटास्ट्रॉफी हुई थी फ्लड्स की। इस मरतबा मैं समझता हूँ कि आपने ओवरकम कर लिया है, और पाकिस्तान की ईल्ड इस वक्त खत्ते में बहुत अच्छी आ रही है। इस ईल्ड के हिसाब से मैं समझता हूँ हमें कॉटन एक्सपोर्ट की गुंजाइश मिल जाएगी। दूसरी, आपकी नेबरिंग कंट्री का ट्रेड और सीपैक को आपको रिवाइव करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि चाइना शुड बी आवर मार्केट। हम इसके प्राइमरी सप्लायर बन जाएं, बिकॉज कि उनकी वैल्यू एडिशन काफ़ी अच्छी है और इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे वो ऑपरेट कर रहे हैं। तो अगर हम उनके वैल्यू एडिशन के लिए, अगर हम टेक्सटाइल स्पिनिंग कि अगर हम सप्लायर बन जाएं, या रॉ मटेरियल सप्लाई को हम अपनी फिनिश समझें, तो मेरा ख्याल है इसमें भी काफ़ी हद तक हम कामयाबी के साथ काम कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशफाक तौला साहब। डिबेट को मजीद आगे बढ़ाएंगे। कुछ मजीद इकोनॉमिस्ट, एक्सपर्ट्स मईशत के मेरे साथ मौजूद हैं। खाकान नजीब साहब मुल्क के मशहूर मारूफ माहिर मुआशियात हैं, और आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, बड़े ज़बरदस्त इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, और बड़ा ज़बरदस्त जो है वो तज्जिया देते हैं, और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं पाकिस्तान के और दुनिया भर के मुआशी मामलात पे, और साबिक गवर्नमेंट के साथ भी उनको एडवाइस करते रहे, लेकिन इनकी एडवाइसेस ली नहीं गई। सो अब उम्मीद करते हैं कि जो आने वाली हुकूमत है वो जो माहिरीन मईशत हैं उनकी एडवाइसेस से कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाएगी। खाकान नजीर साहब, आपसे मैं स्टार्ट करूंगी। अब चूंकि हुकूमत साजी का एक कठिन मरहला, जो पहला फेज होता है, वो तो मुकम्मल हो गया, डिसाइड कर लिया है किसने हुकूमत बनानी है, नंबर्स उनके पास मौजूद हैं। अब अपकमिंग ये होगा कि वज़ीर आज़म हलफ उठाएंगे, इलेक्ट होंगे वज़ीर आज़म, फिर वो हलफ उठाएंगे, फिर उनकी काबीना हलफ उठाएगी। बट हलफ उठाने के साथ ही जो सबसे बड़ा मुआशी चैलेंज होगा IMF के पास जाने का, कितना सख्त होगा, कितना कठिन होगा, पाकिस्तान को क्या सोच लेके जानी चाहिए, पाकिस्तान की डिमांड्स क्या होंगी, IMF की डिमांड्स पाकिस्तान से क्या होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरीदा साहब, आई थिंक पहला चैलेंज, इससे भी अगर पहले चले जाएं तो ये है कि पाकिस्तान की जो आने वाली गवर्नमेंट है उसको अदराक करना चाहिए कि मुल्क खड़ा कहाँ है इकोनॉमिकली। पाकिस्तान 2 साल लगातार 25% इन्फ्लेशन कर रहा है, इसलिए बहुत से लोग सतह गुर्बत से नीचे चले गए हैं। 40% जो अवाम है वो सतह गुर्बत से नीचे है इस वक्त। पाकिस्तान इस साल, मैं अभी बहुत ही लेटेस्ट नंबर देख रहा था पाकिस्तान की, आप फाइनेंस की वेबसाइट पे चले जाएं, पब्लिश्ड है, 8,500 अरब रुपए का, यानी कि $30 अरब का फेडरल फिस्कल डेफिसिट करेगा। पहले तो अदराक कर लें फंड के पास जाने से पहले कि आप कहाँ खड़े हैं, और फिर फंड आपके साथ क्या करेगा। अब अगर आप इससे जरा डिटेल में चले जाएं तो पिछले साल जो GDP ग्रोथ थी, यानी कि जो इकोनॉमी को बढ़ाना था, वो नेगेटिव हो गया। पाकिस्तान अब भी टेक्निकल रिसेशन में है। मैं ये बात इसलिए कहता हूँ कि टेक्निकल रिसेशन इस चीज़ को कहते हैं कि अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग 2 क्वार्टर्स पे सुकड़ रही हो, पर चलें उम्मीद करते हैं कि ये रिवर्सल हो जाएगा, 2-1% की ग्रोथ होगी। पॉपुलेशन ग्रोथ अब भी अगर 2.5% होगी तो तब भी जो पर कैपिटा इनकम है वो नीचे जा रही होगी। ह्यूमन इंडिकेटर्स जो हैं उनका भी जायजा लें। पावर्टी को छोड़ के बाकी स्टंटिंग देखें, मुल्क की वो लोग देखें जो स्कूल से बाहर हैं, तो आपको अंदाजा होगा कि हम खड़े हुए कहाँ हैं। अब क्वाज़ाई फिस्कल डेफिसिट्स पे आ जाएं। आपका एक बिजली का खसारा है, जब जनरल मुशर्रफ की हुकूमत छोड़ के गई तो वो 100 अरब रुपए पे था, आज वो 2750 अरब रुपए पे है। गैस का खसारा 5 साल पहले 0 था, आज 2900 अरब रुपए पे खड़ा हुआ है। अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं IMF हूं तो आपको क्या कहूंगा। आपके स्ट्रक्चरल इश्यूज भी हैं। आपने इस साल $25 अरब जमा करना है, अगले 3 साल $25 अरब जमा करना है। आप एक तो ये IMF की अम्ब्रेला के बगैर कर नहीं सकते। अब आप यहाँ से शुरू करें। अब मैं सबसे बड़ा चैलेंज जो है पाकिस्तान के लिए वो ये है कि जो अभी का स्टैंड बाय इंटरम अरेंजमेंट है
उसकी आखिरी किस्त भी आईएमएफ आपके साथ, जिसको इंटरिम गवर्नमेंट कहते हैं, उसके साथ नहीं बल्कि आने वाली हुकूमत के साथ तय करना चाहता है। सो दे वांट टू आस्क देम कि आपका माशी प्लान क्या है। पाकिस्तान का एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशियो 8% है, 8%। जो बाकी ममालिक है ना जो तरक्की कर रहे हैं, वियतनाम का 90% है, इंडिया का 22% है। टेक स्टॉक ऑफ वेयर यू स्टैंड। फिर आप आगे बढ़ेंगे आईएमएफ के साथ। पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो 13.5% पे है, FY23 को क्लोज किया। जिन ममालिक ने, गरीदा साहिबा, तरक्की किया, जिन ममालिक ने, चाइना आपका बेहतरीन दोस्त है, 35% पे है। अब आईएमएफ आपको कहेगा कि अब बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं। छोड़ दीजिए कि आईएमएफ क्या कहता है, तो आप खुद बता दीजिए कि आपने आईएमएफ के सामने क्या प्लान रखना है। आई थिंक दैट्स द फर्स्ट टास्क दैट द गवर्नमेंट हैज। और इस अगर पर वो आगे चल प्लान के तैयार, इसके आगे चल के खान साहब, इस पे जरा आगे चल के एक कम्प्रिहेंसिव डिबेट मजीद ले लेते हैं। आपका एक डिटेल आंसर ले लूंगी कि आईएमएफ के पास आपने कहां स्टैंड करना है और आपकी क्लैरिटी क्या है, आप आईएमएफ के पास क्या लेके जाएंगे। लेकिन आबिद कयूम सुलारी साहब, आप क्या समझते हैं कि नई हुकूमत को हलफ उठाते ही मईशत के हवाले से सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? देखिए, इस वक्त जो बड़ा चैलेंज है वो दो तरह की एक्सपेक्टेशन मीट करना है। एक अवाम की तवक्कुआत और दूसरा जो आपके बायलैटरल और इंटरनेशनल लेंडर्स हैं उनकी तवक्कुआत। और इलेक्शन से पहले भी हम ये कहते रहे और लिखते रहे कि हमें तमाम सियासी जमातों को उस तरह के वादे करने चाहिए जो कि वो पूरे कर सकें, क्योंकि सर मंडाते ही ओले पड़ेंगे और जो ही वो हुकूमत संभालेंगे उनको आईएमएफ का प्रोग्राम जो है ये कंक्लूड करना होगा, अगला आईएमएफ का प्रोग्राम नेगोशिएट करना होगा और अगला बजट जो है वो भी उन्हीं नेगोशिएशन के तहत बनाना होगा। तो अवाम की तवक्कुआत जो है वो तो यही है कि महंगाई कहाँ से कम होगी, बिजली, गैस, पेट्रोल, डीजल, इनकी कीमतों में कोई कमी आएगी या नहीं आएगी, जो कि उनसे वादे किए गए इतने 100 यूनिट उनको फ्री मिलेंगे, या ये कीमतें जो है ये 2017-18 के लेवल पे वापस चली जाएंगी। जो आईएमएफ के साथ हमारे एग्रीमेंट होना और वहाँ पे जो नेगोशिएशन है, खाकान ने ऑलरेडी उसकी एक आपको बड़ी तफसील से बात कर दी। मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट के लिए एक कठिन मसला होगा वो इन दो तवक्कुआत को बैलेंस करना है। ये भी नहीं किया जा सकता कि अवाम को छोड़ दिया जाए और ये भी नहीं किया जा सकता कि आईएमएफ को ना कर दी जाए, क्योंकि उसका मतलब सीधा सीधा डिफॉल्ट है। तो आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर रहते हुए जहां जहां पे टारगेटेड सब्सिडीज देने की गुंजाइश मौजूद है, जहां जहां पे सोशल सेफ्टी नेट्स को मजबूत किया जा सकता है, हुकूमत के पास एक तो उन चीज़ों को देखना होगा कि जो लोअर और लोअर मिडिल इनकम अर्नर्स हैं उनकी ज़िंदगियों को कैसे आसान किया जा सकता है। उसके बाद अगर मैं 2024 की बात करूं तो इसमें मुझे मैन्युफैक्चरिंग जो है वो तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है। जिस तरीके से गैस की, बिजली की कीमतें बढ़ गई और जैसे अभी बढ़नी है, या जो इंटरेस्ट रेट अभी तक 22% चल रहा है, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग तो आपकी नॉन कंपैटिटिव हो जाती है। एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर डिपेंड कर रही है दो चीज़ों पे, एक के गंदम की कटाई के मौके पे बारिशों की सूरत हाल क्या होगी, और दूसरा मॉनसून इस वक्त हमारा कैसा रहेगा जुलाई अगस्त में, क्या उसमें तो कोई खुदा न खास्ता फ्लड की सिचुएशन नहीं बन जाएगी। और तीसरा जो आपका इम्पोर्टेंट पिलर रहता है ग्रोथ का, वो सर्विसेज सेक्टर है, जिसमें आईटी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है। और आई मस्ट से कि पिछले 15 रोज से जो कुछ हम इंटरनेट के साथ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ कर रहे हैं, ये हमारी जो कंपेटिटिवनेस है, या जो हमारे अगर कोई ख्वाब है कि हम यहाँ से आईटी और डिजिटल एक्सपोर्ट्स कर सकेंगे, उसको बहुत नेगेटिवली इफेक्ट कर रही है। ये ऐसा ही है कि जैसे लोड शेडिंग आपकी मैन्युफैक्चरिंग की एक्सपोर्ट को मुतासर करती है, जिस मुल्क में पता ना हो कि कब बिजली चले जाएगी, उसी तरीके से जिस मुल्क में ये पता ना हो कि कितना अरसा और कब तक इंटरनेट जो है वो बंद रहेगा, वहाँ पे आपको कोई डिजिटल एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर जो है वो नहीं मिलेंगे। तो हुकूमत को ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं चाहूंगी आबिद कयूम साहब कि आप इस पे थोड़ा सा मजीद गुफ्तगू भी करें, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो आबिद कयूम साहब का इसी पॉइंट से आंसर मजीद आगे लेते हैं और खाकान नजीब साहब से भी सवालात करते हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन वी विल कम बैक। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी, आबिद कयूम साहब, आप ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि जो मुल्क में आए दिन सोशल मीडिया बंद कर दिया जाता है, डिजिटल कर्ब्स लगा दिए जाते हैं, तो इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है आपकी आईटी एक्सपोर्ट्स पे भी, आपके डिजिटल एक्सपोर्ट्स पे भी, और आपका ओवरऑल जो एक सिस्टम पे फॉरेन इन्वेस्टर का एतमाद होता है वो इससे डिक्लाइन हो जाता है।
जी, तो ये 3 पिलर हैं ग्रोथ के, और इन्हीं 3 पिलर में हुकूमत को किसी एक की तरफ फोकस करना है। मेरे लिए तो जो लो हैंगिंग फ्रूट है वो इस वक्त सर्विसेज सेक्टर है। एग्रीकल्चर, जैसा कि मैंने कहा कि वो एक्सटर्नल जो है अवामल उन पे डिपेंड करता है। इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग वो बहुत दारोमदार होगा एनर्जी प्राइसेस का, आपकी रेड सी सिचुएशन पे और मिडल ईस्ट की सिचुएशन पे। अगर खुदा न खास्ता ये सिचुएशन मजीद इसमें खराबी आती है तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ जाएंगी, जिसका लामहाला हम पे, हमारे जैसे जो ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं उन पे भी उसका फिर इम्पैक्ट हमारे आएगा। पास हल क्या है? फिर हमारे पास हल क्या है? अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इसी तरह से डिक्लाइन करता रहेगा, नॉन कम्पेटिटिव रहेगा, बिजली, गैस की, पेट्रोल की यही प्राइसेस रहेंगी, तो फिर आप किस तरह से प्रोडक्शन किस तरह से करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से करेंगे? देखिए, पुराने ज़माने में कहा जाता था कि जब तलातम खेज सैलाब आते थे तो जहाज़ जो है, बहरी जहाज़, वो लंगर अंदाज हो जाते थे। आपको इस मुश्किल वक्त में सेल की जो है वो तो मेरा नहीं ख्याल कि 2024 में हम टेक ऑफ की पोजीशन में है। 2024 में हमें इस गर्दाब से बचना है और हमें सेक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं जिसपे कि हुकूमत जो है 1-2 सेक्टर्स हों, लेकिन ठीक। तमाम जो पॉलिसी जो है वो अनेबलिंग और सपोर्टिंग पॉलिसी हो, ताकि कम से कम उन सेक्टर्स में हम थोड़ी सी बेहतरी ला सकें। एक और चीज जो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं कहना चाहता हूँ, SIFC का किरदार है। SIFC एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और मैं ये इसमें रिकमेंड करूंगा कि आप इसकी मेंबरशिप को एक्सपेंड करके जो एपेक्स कमेटी है उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन जो है नेशनल असेंबली में, उनको भी इसका एक परमानेंट मेंबर बनाना चाहिए, ताकि कोई भी सियासी जमात हो उनको सामने ये तमाम हकायक उनके सामने हो कि क्या मजबूरियां हैं जिनकी यानी कि वजह आप से कह रहे हैं हुकूमत, कि मिसाके मईशत जो है वो SIFC के प्लेटफॉर्म पे होता हुआ नजर आए। यानी आप मिसाके मुईशत अगर एक बज़वर्ड बन गया तो उसको बेशक इस्तेमाल ना करें। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि SIFC की मेंबरशिप में जहाँ पे हमारी सियासी और अस्करी क़यादत मौजूद है, वहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन को भी लेके आए और वहाँ पे ट्रांसपेरेंटली, चूंकि तमाम हकायक जो है मुईशत के वो डिस्कस भी होते हैं, वो सामने भी रखे जाते हैं, और आई एम श्योर कि अगर इस तरीके की एक सेंसिबल जो है डिस्कशन हो रही होगी तो हुकूमत को जो एक मच नीडेड सपोर्ट है अपोजिशन की तरफ से वो भी मिल सके। हाँ, लेकिन अगर मईशत बिल्कुल ठीक हो जाएगी, महंगाई खत्म हो जाएगी, या मईशत बिल्कुल ठीक भी ना हो, एक अच्छी डगर पे चल पड़ेगी, महंगाई खत्म हो जाएगी, तो ऑपोजिशन किन मामलात पे करेगी? ये पाकिस्तान की एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। कमिंग बैक टू यू खाकान नजीब साहब, आपके नजदीक इमीडिएट सॉल्यूशंस क्या होंगे IMF के पास जाने के हवाले से, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के हवाले से, प्लस आपकी नजर में एक अच्छा मुस्बत वजीर खजाना किसको होना चाहिए? देखिए, इस वक्त एक किसी भी शख्स से और एक खाली वजीर खजाना से बात बनेगी नहीं। आपको बड़ी सेक्टोरल टीम्स लानी पड़ेंगी। आपको अपनी अगर एनर्जी सेक्टर की री इंजीनियरिंग करनी है, अगर आपने प्राइवेटाइज करना है, अगर आपने डीरेगुलेट करना है, अगर आपने पाकिस्तान का टैरिफ स्ट्रक्चर ठीक करना है, सब्सिडीज को टारगेट करना है, अगर आपने ये सब काम करने हैं, अगर इस वक्त की जो हमारी जिस तरह से हम चल रहे हैं अगर वो कर सकते होते तो कई कई दहाइयों में कर चुके होते, पर आप ऐसी जगह पे आ खड़े हुए हैं जहां पे हर जगह सर्जरी की जरूरत है। उस सर्जरी को करने से पहले ऑब्वियसली आपको एक टीम बनानी पड़ेगी, फाइनेंस, एनर्जी, प्राइवेटाइजेशन, इन्वेस्टमेंट। SIFC का कयाम आपको क्यों करना पड़ा, जरा गौर कीजिए। इसलिए कि आप एक इन्वेस्टमेंट जो है उसको भी नहीं ला सके। पाकिस्तान की क्या $1.5-2 अरब डॉलर है पाकिस्तान की जो इन्वेस्टमेंट आती है FDI, 14% से नीचे 13.6% इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो है। तो आपने कहा कि हम ये करते हैं, फिर आपने रियलाइज किया कि SIFC को एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच लेके ये कोऑर्डिनेट भी करना पड़ेगा, बिकॉज हम चीज़ों को पुश नहीं करते। फिर आपने रियलाइज किया कि नहीं, ये चीज़ें बहुत चैलेंज भी होती हैं, तो SIFC के परव्यू में जो चीज़ें हैं उनको चैलेंज भी ना करें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। सो कोऑर्डिनेशन बिकेम एन इशू, तो आपने SIFC को ये काम भी दिया, एंड आई थिंक इट इज़ नीडेड इन पाकिस्तान। इसमें वो नहीं हो सकती। पर अब इमीडिएटली चैलेंज तो ये है कि अब IMF के सामने कोई फ्रेमवर्क अपना रखिए। मैं ये हमेशा इसलिए कहता हूँ कि मालियाती फ्रेमवर्क क्या होगा, आप कोई एक्सपेंडिचर रिफॉर्म सामने रखिए। मुझे मालूम है बहुत टैक्स की बात होती है, मसला आपका एक्सपेंडिचर साइड का जो है वो टैक्स से भी बड़ा हुआ है। पाकिस्तान का डेट जो है वो रीप्रोफाइल, रीस्ट्रक्चर होने वाला है। पाकिस्तान की जो सब्सिडीज हैं, जैसे डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे थे, 1000 अरब की सब्सिडी इस साल देंगे, उसको कंप्लीटली बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में ले जाइए, उस प्रोग्राम को बढ़ाइए, ताकि जिस बात को ये कह रहे हैं कि लोगों की एक तवक्को है, वो तवक्को पूरे करने के लिए ये 450 का जो प्रोग्राम है इसको 800 पे ले जाइए। IMF भी आपके साथ चल पड़ेगा। सो स्टार्ट थिंकिंग लाइक IMF।
डोंट थिंक लाइक कि हम लोगों को रिलीफ देना चाहते हैं, स्टार्ट थिंकिंग कि हम टारगेटेड रिलीफ देना चाहते हैं। उसके बाद इस जनरल सब्सिडी रिजीम से जब आप निकलेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि बहुत से डिविजन्स हैं जो आप खुद चला रहे हैं, जो आपको नहीं चलाने चाहिए, उनको नीचे प्रोविंसेस को दीजिए, बिकॉज उनके खर्चे प्रोविंसेस ने करने हैं। इसमें फेडरल में 300 अरब की सेविंग करंट में आ सकती है ओवर द ईयर्स, और पीएसडीपी में भी 250 से 300 अरब की सेविंग आ सकती है। सो अगर आप ये प्लान गरीदा साहिबा आईएमएफ के सामने रख दें तो आईएमएफ आपको ये तो नहीं कहेगा कि नहीं नहीं आप कीमतें बढ़ाते जाएं, आप टैक्स बढ़ाते जाएं। फिर आप आईएमएफ को कहें कि मेरा एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की कलेक्शन 4 अरब रुपया होती है, ये 22% है मेरे ओवरऑल जीडीपी के हुजम का, मैंने जर्नल सेल्स टैक्स लोगों से नहीं लेना, मैंने 18% को नहीं बढ़ाना बल्कि उसको कदरे कम करना शुरू करना है क्योंकि मैं कीमतें कम करना चाहता हूं। फिर आप आईएमएफ को कहें कि इतना बड़ा पोटेंशियल, इतना बड़ा, ये जो इंडिया का एक शहर है ना वो हमारे पूरे पाकिस्तान की प्रॉपर्टी से ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करता है। सो खुदा रहा। और फिर अगर पाकिस्तान में 25-30 लाख रिटेलर है और 30-35 हजार से ऊपर नहीं इस वक्त रजिस्टर्ड है, तो यार गो टू देम ना। आई मीन कब देना है हमने टैक्स? अगर आईएमएफ के साथ इस प्रिस्क्रिप्शन के से लेके जाएंगे तो आईएमएफ कहेगा कि सौ बिस्मिल्लाह। वेरी ऑनेस्टली मैं 3 चीजें कहता हूं, डेमोक्रेसी इज टेकिंग शेप, bureaucracy is present, but the technocracy is completely missing in this picture. And that is why Pakistan continues to be dependent overseas to multilaterals, और हमने अपनी थिंकिंग को आउटसोर्स किया हुआ है। पहले ये थिंकिंग तो वापस लाए ना। Khan sahab, sorry to interject, I would have been more than happier, the viewers would have been more than happier कि वो आपकी इस perspective से फायदा उठाएं, but we are running short of time, so I would have to cut down the segment here. बहुत बहुत शुक्रिया खाकान नजीब साहब और आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, टैक्सेशन ये इकोनॉमी का बहुत अहम कंपोनेंट है, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में यही सबसे बड़े प्रॉब्लम्स में से एक है, बल्कि अगर कहा जाए कि मौशी मसाइल की जड़ बुनियादी टैक्सेशन का मामला है। इसी पर सवाल जवाब करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज के प्रोग्राम में हम डिबेट कर रहे हैं कि जो अपकमिंग गवर्नमेंट होगी उसके लिए चैलेंजेस इकोनॉमी के हवाले से क्या होंगे, इंस्टेंट चैलेंजेस। और ब्रेक पे जाने से पहले जैसे मैंने बात की थी कि टैक्सेशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वन ऑफ द मेजर एलिमेंट्स इन पाकिस्तान इकोनॉमिक सिस्टम। मेरे साथ मौजूद हैं शब्बर सैदी साहब, माहिर हैं टैक्स उमूर के, साबिक चेयरमैन रह चुके हैं एफबीआर के, और बहुत कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में टैक्सेशन का निज़ाम दुरुस्त हो जाए। अब इनकी एडवाइसेस क्या होंगी आने वाली हुकूमत को? अस्सलाम वालेकुम शब्बर सैदी साहब। वालेकुम सलाम। आपने खुद भी पाकिस्तान का टैक्सेशन सिस्टम ठीक करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन माफियाज बैठे हुए हैं या मार्केट इतनी ब्लैक है, इकोनॉमी में ब्लैक मार्केट का जो है, ब्लैक इकोनॉमी का, अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का, ये चीजें ठीक कैसे होंगी? अब जो नई हुकूमत है बड़े वादे करके आ रही है, ठीक कर सकेगी टैक्सेशन के निज़ाम को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए गरीदा साहिबा, मैं आपके प्रोग्राम का कुछ हिस्सा पहले भी सुन रहा था। मैं आपको बड़ा वाज़ेह तौर पे ये कह सकता हूँ कि जो माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनने के लिए जा रही है और जो एक दूसरी पार्टी की सपोर्ट से गवर्नमेंट बनाएगी, ये मेरे हिसाब से कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन और कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी और कोई लॉन्ग टर्म रिवाइवल पाकिस्तान की मईशत को नहीं दे सकती। और अच्छा, आप समझते हैं कि जो मखलूत हुकूमत अगर बन जाती है तो ये मुआशी एतबार से नहीं चल सकेगी ज्यादा टाइम तक? जी, मैं बिल्कुल 100% क्लियर हूँ कि ये कोalition गवर्नमेंट बनेगी, ये पाकिस्तान के माशी मसाइल को हल नहीं कर सकती। मैं वजह इसकी बताता हूँ आपको कि अगर आपको इस वक्त पाकिस्तान को बचाना है तो आपको नेशनल गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी, इसको कौमी गवर्नमेंट कहते हैं, और उसमें आपको पीटीआई को भी शामिल करना होगा और पीटीआई को शामिल होना चाहिए अगर आपको पाकिस्तान को आज बचाना है। बाकी जो प्रोग्राम में आपकी बातें हो रही थी, मैं उनसे तमाम बातों से डिसएग्री करता हूँ इस बुनियाद पर कि ये जो हम बातें कर रहे हैं ये बड़ी निटी ग्रिटीज हैं, मगर पाकिस्तान का जो आज सियासी नक्शा सामने आ चुका है, इस नक्शे के तहत पाकिस्तान को जो माशी फैसले करने हैं, जो माशी एक्शन लेने हैं, जो पाकिस्तान को अगर किसी धारे पर डालना है, तो वो ये बिल्कुल माइनॉरिटी गवर्नमेंट 70-80 सीटों के साथ जो गवर्नमेंट बनने जा रही है, जिसके साथ बेशुमार बेसाखियां लगी हुई हैं, ये किसी भी हाल में किसी भी मसले का हल नहीं हो सकती। ये इस पे मुझे कोई डाउट नहीं है, और मैं 2026 में 2025 में पाकिस्तान में दोबारा इलेक्शन देख रहा हूँ। अच्छा, अब आ जाएं आप
दूसरी बात पर कि अगर भी मैं ये एज्यूम भी कर लूं कि ये पाकिस्तान में आ जाएंगे और गवर्नमेंट बना लेंगे और मजबूत गवर्नमेंट बना लेंगे, तो जहां तक टैक्सेशन के निज़ाम का सवाल है, उसमें जो भी सियासी गवर्नमेंट पावर में आएगी उसके पास मसला ये होगा कि अगर वो पाकिस्तान की भलाई चाहेगी, जो कि पाकिस्तान की भलाई है, उसमें उनकी सियासी मौत होगी, जो कि वो पीडीएफ की गवर्नमेंट के दौरान में कर चुके हैं। तो जो पार्टी भी, अगर आप फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूं, अगर कोई पार्टी आकर ट्रेडर्स के ऊपर हाथ डालती है तो वो उनकी सियासी मौत होगी। जो कोई पार्टी आकर बिजली के मामला पर हाथ डालती है वो उनकी सियासी मौत होगी। तो इस वक्त पाकिस्तान की सियासी मौत और पाकिस्तान की माशी मौत आपस में टकरा रही है। तो ये बात अगर आप सामने रखेंगे, और आपको मैं तमाम मीडिया को ये कहता हूँ कि खुदा का वास्ता है कि निटी ग्रिटी पे नहीं जाएं कि ये प्राइम मिनिस्टर होगा और ये होगा और ये होगा। ये बातें अब इस बातों से आगे निकलें और पाकिस्तान को बचाएं। मैं पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान की मईशत को और मुख्तलिफ चीजों को मुख्तलिफ जाविये से देखता रहा नहीं तो फिर और शब्बर साहब, फिर इसका हल भी आप तजवीज करें ना, इसकी सॉल्यूशन भी आप प्रपोज करना कि फिर बचाएं कैसे पाकिस्तान को। अगर आप कह रहे हैं कि सियासतदान नहीं बचा सकते, कौमी हुकूमत बननी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान आप गलत समझ रही है। मैंने कब कहा सियासतदान नहीं बचा सकते? मैंने कहा कि ये दो सियासतदान जो मिल रहे हैं ये नहीं बचा सकते। मैंने कब कहा सियासतदान नहीं बचा सकते? मैं वही गुजारिश कर रही थी ना, आप मेरा सवाल अगर सुन लीजिए। आप कह रहे हैं कि कौमी हुकूमत जो है इस वक्त मसले का हल है, सिर्फ एक पार्टी बाहर है, तो सिर्फ एक पार्टी के बाहर होने से आप समझते हैं कि पाकिस्तान। मेरी बात सुने, अगर एक पार्टी बाहर नहीं है, मेजॉरिटी पार्टी बाहर है। एक पार्टी बाहर नहीं है, ये गलत बात कर रही है। एक पार्टी, एक सीट के साथ फजल रहमान भी है, 17 सीटों का एमक्यू। एक पार्टी बाहर नहीं है, मेजॉरिटी पार्टी बाहर है। मेजॉरिटी पार्टी बाहर है, ये कहना कि एक पार्टी बाहर है, ये गलत बात है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUIF के हुकूमत से बाहर होने से मईशत ठीक नहीं हो सकती, मुल्क नहीं हो सकता। देखो मेरी बात सुनो गरीदा, JUIF की क्या हैसियत है? एक सीट है उनके पास, उनकी क्या, उसको तो जिक्र करना मुनासिब समझता। JUIF क्या चीज है? बेसिकली एक पार्टी नहीं है, तीन, पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ 3 पार्टियां हैं। कौमी असेंबली में इस दफा 6 सीटें आ चुकी हैं अब तक तो JUIF की, और वो कहते हैं कि इससे ज्यादा है हमारी सीटें। कौमी असेंबली में सबसे बड़ी पार्टी जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत से बाहर है। तो आप ये समझती है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी सियासत से बाहर है, उसको रखकर आप गवर्नमेंट चला लेंगी, तो ये आपकी खुशफहमी है। मैं भी यहाँ ही हूँ। जो बात मैंने आज तक पाकिस्तान की मईशत के बारे में कही है वो कभी गलत साबित नहीं हुई। आप भी यहाँ मौजूद है, मैं भी यहाँ मौजूद हूँ, हम भी देख लेंगे क्या होता है। शब्बर साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त जिसको आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात कह रहे हैं, पार्लियामान में उनके नंबर्स फिलहाल इतने ज्यादा नहीं है, 90s में नंबर्स हैं उनके, वो हुकूमत अकेले नहीं बना सकते। जब फैसला आएगा उनके मुताबिक 180 सीटें हैं। मैंने आपको कब कहा कि हुकूमत बना सकते हैं? मैंने आपको कब कहा कि हुकूमत बना सकते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की कौमी असेंबली में, सुन ले मेरी बात को पूरी सुन ले प्लीज। मैं कब कहा? मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान की कौमी असेंबली में आज 3 बड़ी पार्टियां हैं और 3 बड़ी पार्टियों में से 2 पार्टी मिलकर गवर्नमेंट बना सकती है। मेरा ये कहना है कि अगर आपको पाकिस्तान को बचाना है तो तीनों को मिलना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि बाकी सबको तो आप बाहर में डालें, वो तो इस काबिल ही नहीं है कि उससे बात की जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप तीनों को बैठ के मिलें, पाकिस्तान को बचाएं, खुदा का वास्ता है ये कुर्सियां नहीं बांटें, ये मैं कह रहा हूँ। और इसको बचाने में मैं आज भी समझता हूँ कि जो हमारे इदारे हैं वो आगे आए। और देखें, एक पार्टी का कसूर हो सकता है, उन्होंने कोई गलती की हो 9 मई को, वो अलग बात है, मगर आज पाकिस्तान की असेंबली की सबसे बड़ी पार्टी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पावर में दे दे, आप गवर्नमेंट बना लें, आप PMLN की और PPP गवर्नमेंट बना दे, मुझे कोई एतराज नहीं है। मगर अगर आप ये समझ रही हैं कि ये गवर्नमेंट पाकिस्तान के माशी मसाइल का हल कर देगी, तो फिर मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं, हम बैठे हुए हैं, हम देख लेते हैं क्या होता है। शब्बर साहब, अहम बातें कर रहे हैं। आई विश कि मेरे पास टाइम ज्यादा होता तो इस डिबेट को, जो कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी इंटीग्रेटेड है आपस में, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, लेकिन इंशाल्लाह आपको जहमत देते रहेंगे। अब मईशत पर ही बात होनी है आगे, सबसे बड़ा चैलेंज यही है। आज के प्रोग्राम के लिए बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट प्रोग्राम्स में इंशाल्लाह शब्बर ज़ैदी साहब आपको मज़ीद सहमत देंगे। ये था आज का प्रोग्राम, देखने का शुक्रिया। I'll see you tomorrow इंशाल्लाह at 8 o'clock on GTV। अल्लाह हाफ़िज़।